स्वागत है आपका हिंदी साहित्य संसार में। उत्तराखंड के लेखकों के परिचय और उनकी रचनाओं के क्रम में आज हम बात करेंगे लेखक बल्लभ डोभाल की और उनके उपन्यास कोलाज की। ये उपन्यास हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी मौजूद है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी लेखक और ये उपन्यास महत्वपूर्ण है। इस व्याख्यान में आप बल्लभ डोभाल के जीवन परिचय से परिचित होंगे। कोलाज उपन्यास की कथा वस्तु से परिचय पा सकेंगे। कोलाज उपन्यास की मूल संवेदना को समझ सकेंगे। कोलाज उपन्यास के सारांश को समझ सकेंगे और कोलाज उपन्यास की भाषा शैली से भी आपका परिचय होगा। यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई बल्लभ डोभाल जी की जीवन की किस्सा गोई है, या यूं कहें कि यह उपन्यास के आवरण में उनकी आत्मकथा है। कथाकार बल्लभ डोभाल का जन्म पौड़ी गढ़वाल के असवाल सिंह पट्टी के बोरिक गांव में 30 मार्च 1930 में हुआ था। आज़ादी से पहले वे चाचा के साथ लाहौर गए और बाद में पिता के साथ शिमला में उनकी शिक्षा पूरी हुई। वे उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए, जहां उनकी साहित्यिक अभिरुचि को आकार मिला। बचपन से किशोर अवस्था तक पर्वतीय गांव से इलाहाबाद तक की यात्रा तक आते आते उनके स्वयं के जीवन की कथाओं से इस उपन्यास का कथानक तैयार हुआ है। वहीं स्वतंत्र भारत की दास्तां में जीवन के कटु अनुभव और स्वतंत्र भारत में उनके व्यक्तिगत जीवन के अनुभव को उपन्यास में बेहद मर्मस्पर्शी रूप में चित्रित किया गया है। इस उपन्यास को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें से पहले भाग में यह पता चलता है कि आत्मकथात्मक शैली में जो मुख्य चरित्र है वह मैं नामक पात्र स्वयं लेखक की है। इस भाग में गांव के दद्दू यानी दादा और पोते जो स्वयं लेखक है उनके बीच हुए संवादों से कथानक आगे बढ़ता है। उपन्यास में गांव के कई पात्रों के साथ आंचलिकता में कथानक वर्णित है। उपन्यास एक विस्तृत फलक पर है, जिसकी पृष्ठभूमि पर्वतीय क्षेत्र में होने के कारण लोक भाषाओं और विशेष तौर पर गढ़वाली भाषा के शब्दों का प्रयोग इस उपन्यास में हमें दिखाई देता है। आज़ादी से पहले गांव की स्थिति का वर्णन अंग्रेज अधिकारियों द्वारा गांव के माहौल में मौज मस्ती के तौर पर आखेट, विशेष रूप से गढ़वाल का लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक कथाओं, लोक रूढ़ियों आदि का वर्णन सजीवता के साथ हुआ है। इस उपन्यास में गुलजारी नाम का एक पात्र है, जिसकी बहू से जुड़ा हुआ एक उदाहरण देखिए। गांव में छुमा भोजी का गीत उन दिनों खूब सुना जाता था। उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा, तभी तो वह गीतों में गूंज रही। गांव की संस्कृति का वर्णन देवर भोजी का गीत, सास बहू का गीत, प्रेमी प्रेमिका का गीत, मिलने बिछोड़ने से लेकर मरने जीने तक सभी तरह के गीत लोक गायक गांव-गांव सुनाकर लोगों का मनोरंजन कर जाते हैं। यही गीत संगीत उनकी जीविका का माध्यम भी बनता है। तो ये उदाहरण इसी उपन्यास का है, जिसमें हमें पता लगता है कि गांव की संस्कृति किस तरह की है और किस तरह की लोकगीत लोक गाथाओं से जुड़ा हुआ माहौल गांव के परिवेश में होता है। उपन्यास में पर्वतीय महिलाओं की जीवन शैली और नारी विषयक समस्याओं का वर्णन मिलता है। साथ ही गुलजारी की बहू, शिवदास, बुलाकी जैसे जो पात्र हैं उनके माध्यम से लेखक की दलित चेतना हमें दिखाई देती है। उसका भी एक उदाहरण आपके सम्मुख है। उन दिनों गांव में सभी कुछ ठीक ठाक था, पर यही बात समझ में न आने वाली थी कि इन लोगों से ऐसी दूरी क्यों कि छूना ही पाप बन जाए। एक दिन दद्दू से पूछा तो बोले कि इनके कर्म अच्छे नहीं हैं, नहाते धोते नहीं, पूजा पाठ नहीं करते, जहाँ कहीं खाने को मिल जाए वहीं बैठकर खा लेते। बस इतनी सी बात के लिए इन्हें अछूत मान लिया है। अपने गांव में भी कई हैं जो यह सब नहीं करते, तब क्या वे अछूत नहीं? मैंने कहा। ये लेखक और उनके जो दद्दू हैं उनके बीच का संवाद है। हालांकि इस बात को ध्यान रखें कि उपन्यास में अंतिम समय में ये पता लगता है कि जो ये मैं नामक जो पात्र है, जो ये कहानी सुना रहा है अपनी, ये स्वयं लेखक है। आत्मकथात्मक शैली से कहा जाता है, जिस शैली में यह उपन्यास लिखा गया है। तो इस तरह के उदाहरण हमें कई जगहों पर मिलते हैं। इन पात्रों का नाम विशेष तौर से ध्यान रखें जो दलित चेतना से जुड़े हुए हैं, या फिर जो अन्य महिला पात्र हैं
उन पात्रों का परिचय भी आपको समझना होगा। पर्वतीय महिलाओं की जो तमाम चुनौतियां हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, उसके बारे में भी हमें कथानक में देखने को मिलता है। और महिलाओं की जीवन शैली लेखिका चेतना का प्रमुख विषय है। महिलाओं के संतरास को अभिव्यक्त करता हुआ एक और उदाहरण देखिए। गांव का जीवन जो कभी रुकता नहीं। इसी हड़कंप में गांव की बहू बेटियां तड़के उठकर पानी भरने चली जाती है। इसके बाद कूटना पीसना घास लकड़ी के लिए जंगल जाना होता है। इनके लिए हड़कंप वाली ठंड और लपलपाती गर्मी का कोई मतलब नहीं। जैसे हाड़ मांस का न होकर इनका जिस्म लोहे का बना हो, सुबह से शाम तक काम ही काम। तो ये पर्वतीय महिलाओं की स्थिति भी इस उपन्यास में बताई गई है। और उसके अलावा जो अगर दादू के जीवन परिचय को जानना है, दद्दू के, तो दद्दू एक जाने माने धार्मिक व्यक्ति है जो पंडिताई और अपनी ज्योतिष विद्या से अपनी आजीविका चलाते हैं। पोते के बालमन के प्रश्नों को इस उपन्यास के कथानक में हम देखते हैं, जहाँ हमें ज्योतिष और शास्त्रीय ज्ञान का भी एक उदाहरण देखने को मिलता है। ये उदाहरण देखिए। उस रात अपने साथ मुझे भी बाहर ले आए, बोले देख देख वो सप्तऋषि मंडल है, जिससे पता चलता है कि रात कितनी हो चुकी है और कितने घड़ी पल अभी बाकी है। इसी को देखकर लग्न का निश्चय होता है। जन्म कुंडली लगन सही है तो फलादेश तभी गलत नहीं होगा। वह सब बाद में बताऊंगा जब तुझे लगन शोध करना आ जाएगा। फिर जन्म के 21 दिन बाद जच्चा बच्चा दोनों का शुद्धिकरण होगा और नामकरण संस्कार होता है। इस तरह उपन्यास में हिंदू संस्कारों का वर्णन, उनके महत्व, विधि विधान, लोक संस्कारों के मूल्यबोध, मूल्य संक्रमण को कथा प्रसंगों में हम देख सकते हैं। मूल्य संक्रमण क्या होते हैं, इसे थोड़ा समझना होगा आपको कि मूल्यबोध यानी जो हमारी तमाम परंपराएं हैं, जो संस्कार हैं, उनके क्या मूल्य हैं, और उन मूल्यों से जब हम दूर होते हैं तो उसे मूल्य संक्रमण कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि आंचलिक पृष्ठभूमि में इस उपन्यास में हमें आज़ादी की लड़ाई के लिए जो एक जागरूकता उस समय चलाई जा रही थी वह भी देखने को मिलती है। उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही थी यह हम इस उपन्यास में देख सकते हैं। देश प्रेम के रूप में एक उदाहरण है जो ठाकुर जमन सिंह जब जागृति आंदोलन चला रहे थे तब सुभागा देवी एक देश प्रेम में गीत गाती है। जो गीत इस प्रकार है, देश सेवा में जो लोग जाएंगे, नाम जिंदा में अपना वो कर जाएंगे। लो अछूतों को छाती से लगा भाइयों, वरना ये लाल गेरों के हो जाएंगे। हुक्म गांधी जी का बजाना पड़ेगा, इधर हमको जेलों में जाना पड़ेगा। उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि दलित प्रेम भी है और साथ ही देश प्रेम भी हमें देखने को मिलता है। लोक कथा और लोक गाथाओं और लोक रूढ़ियों के साथ कई प्रसंग हमें इस उपन्यास में दिखते हैं, जिसमें तिलिस्मी, भूत प्रेत, जादूगरी, लोक में देवी देवताओं की मान्यताओं के साथ लेखक द्वारा उपन्यास में मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ये प्रसंग देखिए। एक दिन चाचा से जब पूछा तो बोले कि वे भटकी हुई बेचैन आत्माएं हैं जो पंछी बनकर घाटी में घूमती रहती है। कई बार भरी दोपहरी में भी ये आवाज़ें सुनने में आती है। तूने सुना होगा, तभी ध्यान से सुनना। कख्तू कख्तू, जैसे कोई पूछ रहा हो कि तू कहाँ है। उत्तर में दूसरी आवाज़ आती है, चुप जा, चुप चुप, चुप जा, चुप चुप, जो कि चुप रहने के संकेत है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ बोलते हैं, पर क्यों ऐसा बोलते हैं। तो ये उपन्यास का एक उदाहरण है जिसमें लोक गाथा छिपी है और जो लोक मान्यताएं हैं वो भी दिखाई देती है। तो ये उदाहरण आगे इस तरह से पूरा होता है जब चाचा बताते हैं कि पुराने लोग बताते हैं कि इस गांव के किसी आदमी को पार गांव की किसी बांदी से प्रेम हो गया था। कहते हैं उस घाटी में आकर वे दोनों मिलते थे। पेट खुला तो लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया। कुछ तो लोगों की बातें और कुछ बदनामी के कारण दोनों ने घाटी में छलांग लगाकर अपनी प्रेम लीला वहीं समाप्त कर दी। तो ये एक छोटी सी लोक कथा है जो इस उदाहरण में हमें देखने को मिलती है। गांव के वातावरण में घटी छोटी बड़ी घटनाओं के पात्र मुख्य रूप से शिवदास, बाल्टर साहब, शास्त्री रामचरण, सूरदास जी, गुलजारी, बुलाकी, बुचनी, देबू, धर्मदास, तो ये तमाम पात्र इस उपन्यास में हमें देखने को मिलते हैं। इनकी अपनी अपनी कहानी है जो कथ्य का विशेष आकर्षण है।
इसके बाद जो दद्दू होते हैं वे अपने पोते को यानी लेखक को शिक्षा के लिए चाचा के साथ लाहौर भेज देते हैं। लाहौर तब भारत का हिस्सा था, यानी भारत और पाकिस्तान तब एक ही था। कथानक में लाहौर में घटी घटनाओं का वर्णन कथानक को आगे बढ़ाता है, जिसमें चाचा और भतीजे के बीच के संवादों में संस्कृत भाषा के विकास के लिए चिंता दिखाई देती है। साथ ही आचार्य जी और तनुगी के माध्यम से अनमेल विवाह, बहुविवाह की समस्या, विद्यार्थी जीवन में भूख की समस्या, तमाम अभावों का मनोवैज्ञानिक चित्रण, महाभारत के प्रसंग के साथ जो भूख की समस्या है उस पर प्रकाश डाला गया है। लेखक द्वारा उपन्यास में नीति शास्त्र, ऐतिहासिक, धार्मिक, शास्त्रीय प्रसंगों से भी लेखक कथानक के उद्देश्यों को पूरा करते हैं, क्योंकि वे समाज के सामाजिक सौहार्द और समरसता के हिमायती हैं। लाहौर में विद्यार्थी जीवन के दौरान जब उनको और एक अन्य पात्र है इस उपन्यास का बेलीराम, उनको भूख से जूझना पड़ता है तो दद्दू की बातें उसे याद आ जाती है, और जिससे जुड़ा ये उदाहरण आप उपन्यास में देख सकते हैं कि महाभारत की कहानी दादा सुनाए करते थे, युद्ध में काम आए, बेटों के वियोग में रोती कलपती गांधारी अंततः उन्हीं की लाशों पर चढ़कर अपनी भूख मिटाने का प्रयास कर। वह कहानी हो या भले यथार्थ में हो, लेकिन जीवन का वह कटु सत्य है। कृष्ण के पूछने पर गांधारी का उत्तर क्या था, ये भी इस कथानक में है कि कृष्ण के पूछने पर गांधारी ने उत्तर दिया कि कृष्ण, संसार का सबसे बड़ा कष्ट तो बुढ़ापा है, जहाँ शरीर के साथ सतत रहने वाली सभी इंद्रियां ही साथ छोड़ देती है। बुढ़ापे में यदि निर्धन जीवन यापन करना पड़े तो वह उससे भी अधिक कष्टकर बनता है। तीसरे नंबर पर पुत्र शोक को महान कष्ट बताया गया है, किंतु सब कष्टों से बढ़कर जो कष्ट है वह है भूख। भूख से बड़ा कोई कष्ट नहीं। भूख से पीड़ित प्राणी करुणा और विवेक से शून्य हो जाता है। कथानक में वे बताते हैं कि विद्यार्थी जीवन के दौरान भूख मिटाने के लिए शादियों में जाने लगे। एक बार एक कोठी में किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में वे चले जाते हैं, जहां जब वे पकड़े जाते हैं तब उनका स्वाभिमान जगता है। आगे कथानक में नौकर मालिक की भी एक प्रेम कहानी है, शांता और झीकू। शांता और झीकू यूं तो पति पत्नी थे, लेकिन एक कलकत्ता में क्रांतिकारी घटना को अंजाम देते हैं बलदेव राज, और उसके बाद उन्हें छुपकर अपने ही घर में नौकर के रूप में झीकू नाम के साथ रहना पड़ता है, जो इस कहानी का एक मार्मिक प्रसंग है। और इस उपन्यास में हमें देश प्रेम इस माध्यम से भी देखने को मिलता है। कथानक भारत की स्वतंत्रता और भारत पाकिस्तान विभाजन के साथ आगे बढ़ता है। विभाजन की त्रासदियों के बीच लालाजी, शांता, डाकू सुल्ताना जैसे पात्र भी इस कथानक में हमें देखने को मिलते हैं। लेखक की युवा अवस्था के किस्से कहानियों के साथ कथानक में उत्तराखंड के प्रवेश में कई धार्मिक क्षेत्रों जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा के वृत्तांत, काली मठ, गुप्तकाशी, कर्णप्रयाग तीर्थ स्थल से जुड़े वृत्तांत आध्यात्म के साथ रोमांच पैदा करते हैं। इन यात्रा वृत्तांतों में काली मठ जाते हुए लेखक एक गुफा में रात भर रहते हैं, जहां आदमखोर बाघ से वो किसी तरह जान बचाते हैं। कर्णप्रयाग में इसी तरह से एक डरावने सपनों का किस्सा भी इस कथानक में देखने को मिलता है, जो बहुत रोमांचकारी है। कर्णप्रयाग में यात्रा के दौरान उनके एक बुढ़िया और उसकी बेटी से भी मुलाकात होती है, जो कथानक में एक विशेष संवेदना पैदा करती है। कथानक में एक बार फिर आज़ादी से पूर्व हिमाचल की प्रकृति चित्रण, पिता के साथ रहने के दौरान रूपा जी, कमली, बाबा नारायण गिरी, सुखदेव, मच्छिंद्र नाथ, दत्तावेला जो एक बंगाली परिवार था, कुंगा बहादुर जो एक नेपाली परिवार था। तो ये तमाम पात्र इस उपन्यास में अपनी अपनी कहानियों को लेकर हमें दिखाई देते हैं। हर कहानी बिल्कुल अलग है और कथानक इसी से बहुत आकर्षण के साथ हमें देखने को मिलता है कि इन घटे हुए किस्सों से जो एक पूरी जीवनी के रूप में लेखक ने ये उपन्यास लिखा है, वो विशेष संवेदना पैदा करता है। हिमाचल में वे जब पिता के साथ रहते थे तो यहाँ सुखदेव की घर से भागने की एक कहानी है। मैडम नाम की एक पात्र है जो लेखक की हम उम्र थी, लेकिन उनकी स्कूल की शिक्षिका भी वो थी। दोनों की कहानी भाव विभोर कर देती है। स्कूल के दिनों मच्छिंदर और जो कमली थी उनका असफल प्रेम कहानी भी है, जो जिसमें वे अलग हो जाते हैं, लेकिन
दया और मोती की एक प्रेम कहानी भी है, जिसमें दोनों वे आत्महत्या करके जीवन का अंत कर देते हैं। तो इस तरह से लेखक द्वारा असफल प्रेम में आत्महत्या की समस्या पर भी प्रकाश डाला गया है। हाँ, एक विशेष बात है कि इस उपन्यास में बहुत सारे पात्र हैं, तो आपको पूरा उपन्यास पढ़ना होगा। इसके लिए अगर पूरी कहानियों को समझना है, हर एक पात्र की अपनी कहानी है। उपन्यास में अंत तक लेखक ने इस बात पर पर्दा ही रखा है कि जिस में पात्र के रूप में कथानक कई किस्सा गोई के साथ आगे बढ़ रहा है, वह स्वयं लेखक ही है। लेकिन अंतिम घटनाओं में जब पारिवारिक जीवन और युवा अवस्था में रोजगार की तलाश के साथ घटनाओं का वर्णन मिलता है, तो डोभाल जी, बल्लभ जी जैसे संबोधनों के साथ यह स्थापित हो जाता है आत्मपरक शैली में जो कथानक चल रहा था वह स्वयं लेखक की ही आत्मकथा ही है, और उपन्यास में उनकी भूमिका नायकत्व के रूप में दिखाई पड़ती है। यानी अगर ये पूछा जाए कि इस उपन्यास का नायक कौन है, तो स्वयं लेखक ही है या बल्लभ जी इस उपन्यास के नायक है। युवावस्था के दौरान रोजगार के लिए एक राजनेता जो भाई जी नाम का पात्र है, उनके आश्रय में वो रहते हैं, और तब पहली बार उनके नाम का हमें पता लगता है कि जो ये आत्मकथात्मक शैली में जो पात्र बात कर रहा है वह स्वयं लेखक है। तो ये उदाहरण है, भाई जी ने मुझे कृतज्ञ बना लिया, वहाँ अपने अनुकूल सभी कुछ पाकर मेरा ज़्यादा समय वहीं बीतने लगा। भाई जी के पास पैसा कम नहीं, बड़ा घर था, घर के पास लंबा चौड़ा बगीचा जिसे 2 मालियों के हवाले किया गया था। गेट पर 2 कारें जिनमें एक को भाई जी अपने पास रखते और दूसरी घर के काम में इस्तेमाल की जाती। भाई जी ने ड्राइवर को यह भी समझा दिया कि बल्लभ जी चाहे उन्हें कभी भी ले जाने की छूट है। उपन्यास के इसी प्रसंग में पहली बार बल्लभ जी नाम के संबोधन के साथ पता चलता है कि संपूर्ण उपन्यास में विभिन्न प्रसंग जो आत्मपरक शैली में है वे स्वयं लेखक के जीवन की घटी घटनाएं हैं। बल्लभ जी अपने पिता के कहने पर अपनी पत्नी शीला और बच्चों को दिल्ली ले जाते हैं, जहां वे नोएडा में रहते हैं। यहाँ उनके पारिवारिक जीवन की स्थिति भी कथानक में दिखाई देती है। पर्वतीय गांव से पलायन की समस्या, शहरी क्षेत्रों में गांव के व्यक्ति की बदहालिता, देश की बदलती सियासत पर भी कथानक में विचारणीय तथ्य हैं। उनकी 32-35 की उम्र के संघर्ष कहानी को हम इस उपन्यास में फ्लैशबैक शैली में देख सकते हैं, जिसमें वो पुरानी बात को बता रहे होते हैं कि जिस दौरान वे कई अखबार पत्रिकाओं में रोजगार की तलाश के लिए जाते थे और उन्हें वहाँ नौकरी मिल भी जाती थी, लेकिन उन्हें बंद कर रहना पसंद नहीं था। वे अपने जीवन भर घूमने का शौक रखते रहे, इसलिए वे कभी एक रोजगार से बंध न सके। उसी दौरान दिल्ली के कॉफ़ी हाउस, साहित्य सम्मेलनों, दफ्तरों, निजी आवासों में वे हिंदी साहित्य जगत की कई महान हस्तियों से मिले थे। वे साहिल लुधियानवी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, डॉक्टर बलदेव वंशी, राजेंद्र अवस्थी, कमलेश्वर मनमंथ नाथ गुप्त, शिवमंगल सुमन, कथाकार प्रेमचंद के पुत्र श्रीपत राय से भी मिले थे, जिनके साथ उनकी खट्टी मीठी स्मृतियाँ थी। किसी ने उन्हें हतोत्साहित किया तो किसी ने उन्हें जीवन भर मदद की। दिनकर जी से जुड़ा एक प्रसंग भी इस कथानक में है। दिनकर जी से मिलने का अवसर मिला था। उनके पास बैठा आदमी जब चला गया, मैं विनम्र भाव से सामने वाली कुर्सी पर जा बैठा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद दिनकर जी ने पूछा, क्या करते हो? अभी तो कुछ नहीं, आप लोगों को पढ़कर कविता लिखने की प्रेरणा मिली है, सो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कुछ लिख सकूं। दिनकर जी ने घूर कर देखा, बोले, अरे हम जब लिख रहे हैं तो तुम्हें लिखने की क्या जरूरत पड़ी है? तो ये इस उपन्यास का एक उदाहरण है। जब ये वार्ता उनकी दिनकर जी से होती है तो इस बर्ताव से वे थोड़ा दुखी हो जाते हैं, और दूसरी तरफ बालकृष्ण शर्मा नवीन, बलदेव वंशी, श्रीपत राय जैसे लोगों से मिलकर उन्हें आत्मीयता के साथ साहित्य रचना, प्रतिपादन और परिवार के लिए भी आर्थिक मदद मिलती है। दिल्ली में स्थायी रोजगार के लिए वे कई जगह पर ट्यूशन पढ़ाते हैं। इस दौरान रईस घरानों की जो महिलाएं हैं उनकी दमित यौन इच्छाओं से जुड़े किस्से भी कथानक में शामिल है। अमीर घरानों से ताल्लुकात रखने वाली जस्सी मैडम, मिसेज सागर जैसे जो पात्र हैं वे महानगरीय जीवन के अकेलेपन से त्रस्त हैं, और ट्यूशन के दौरान की जो घटनाएं हैं इस उपन्यास का एक उदाहरण देखिए। ट्यूशन काल में उस दौरान कई घटनाएं सामने आई जिनका अंत या तो घृणा में होता या गहरी आत्मीयता और आदर भाव में बदल कर रह जाता।
उस दौर में महसूस हुआ कि आदमी की भूख प्यास के कितने ही आयाम हैं, जिनके अपने अपने स्तर पर हर व्यक्ति समाधान खोजता आया है। कैसे कैसे लोग, कितने अच्छे लोग 70 के दशक तक अपने देश, समाज और व्यक्ति की आशा आकांक्षाओं में साझेदारी बन रहने वाले लोगों की कमी न थी। ऐसे लोगों के बीच न एकाकीपन महसूस होता, न कोई स्वयं को निरीह हुआ पाता। यानी जो 70 के दशक तक जो अच्छाइयाँ थी, वो अब लेखक के अनुसार जो लेखक के साथ घटनाएं घटी, वो अब बदलती जा रही थी। उसी दौरान उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन के सचिव विनायक फड़के से भी उनकी बातचीत हुई और उन्होंने उन्हें हिंदी अधिकारी बनने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने वो प्रस्ताव इस वजह से ठुकरा दिया था कि क्योंकि उन्हें घूमने फिरने का शौक था। नायक के रूप में यही उनके चरित्र की विशेषताएं हैं कि उन्होंने ईमानदारी और समर्पण के भाव के साथ साथ अपना जो एक वास्तविक स्वरूप था उसके साथ ही अपना जीवन जिया, साहित्य की सेवा की। लेखक जीवन में कई त्रासदियों के बाद भी उनको लिखने का सुख हमेशा सर्वोपरि लगा। वहीं परिवार के सुख के आगे उन्होंने कभी अपने सुख की कामना नहीं की, जिसकी घोषणा वे कथानक में इस तरह से करते हैं। प्रायः रात 10 बजे तक मैं उनके हौज खास वाले घर में बैठा रहता। कभी 2-4 लेखकों के साथ महफिल जमती, तो कभी सिरपत जी और मैं कहानी या किसी अन्य विषय पर बातें करते रहते। सिरपत जी ने वही अपने कमरे के साथ वाला कमरा मुझे दिया था। हमेशा कहते थे कि रात को देर मत जाया करो, यहीं खाओ, सो और लिखते पढ़ते रहा करो। किंतु पत्नी और बच्चों को तंग व्यवस्था में छोड़कर अपने सुख ऐश्वर्य की कामना मैंने कभी नहीं की। अपने आश्रितों के सुख में ही मुझे सुख का अनुभव होता रहा है। ये प्रसंग सिरपत राय के घर का है, जो प्रेमचंद के बेटे हैं। वहाँ पर वे लिखते थे और काफ़ी जब देर हो जाती थी तो वो वहाँ पर मौज मस्ती में नहीं रहते थे, बल्कि अपने उसी घर में जाते थे जहाँ तंग स्थिति में उनकी पत्नी और बच्चे रहते थे। तो यहाँ पर वे घोषणा करते हैं कि उन्होंने कभी भी सुख ऐश्वर्य की कामना ऐसी नहीं की कि उनके परिवार वाले कैसे भी रहें और वे सुखी से रहें, बल्कि परिवार के सुख में ही उन्होंने अपना सुख देखा। आगे उपन्यास में राजनीतिक जो चरित्र हैं उनका भी पटाक्षेप करते हैं। जो भाई जी नाम का पात्र है उसकी चारित्रिक विशेषताओं को बताते हैं। साथ ही एक आंदोलन उस दौर में हो रहा था, लोक सेवा आयोग की परीक्षा हिंदी में कराने के लिए। जो 9 साल तक वो आंदोलन चला, उसमें उनकी क्या सहभागिता थी, कैसे वे जेल में चले गए, और राजनीति के दोहरे चरित्र को उन्होंने जब देखा तो उन्होंने इस उपन्यास में कहा कि मुझे याद है कि भाई के बेटे की शादी का दिन, सुबह धरने पर बैठे दिन के वक्त पुलिस वालों ने आकर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। हमें पकड़ ले गए और तिलक रोड थाने में बंद कर दिया। तब अटल जी की सरकार आई थी, जो समर्थन में हमारे साथ धरने पर मौजूद रहे। राजनीति का दुगलापन तब समझ में आया। यानी जो ये प्रसंग हुआ था ये तब हुआ था जब अटल जी की सरकार थी, और उनका कहना है कि राजनीति में इस तरह का दुगलापन हमें देखने को मिलता है कि जो लोग उनके साथ कभी हुआ करते थे, जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने ही उन्हें जेल भिजवा दिया। जीवन में घटित कई घटनाओं ने उन्हें पल पल तोड़ने का काम किया। वे बताते हैं कि जब उनकी कविताओं को पत्र पत्रिकाओं के संपादक नहीं छापते थे तो वे भुखमरी के दौर में 10 रुपये में एक राज्यसभा के बेटे को उसे बेच देते थे, जिसके बाद वही कविता उनके नाम से, यानी राजनेता के बेटे के नाम से बड़े बड़े पत्रिकाओं में छप जाती थी, जिसको लेकर उनमें एक आक्रोश था, जो इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि देखकर मुझे लगता कि साहित्य, कला, संस्कृति जैसे चीज़ें भी उन्हीं की बपोती है, जिनके पास साधन, पैसा है, रुतबा है। एक कुलीन धनी मानी लेखिका के घर बैठकर उनके उपन्यासों का संपादन किया। फूल का दर्द शीर्षक उपन्यास लिखा और जो चर्चित भी रहा, जिस पर टेलीफिल्म भी बनी। 5,000 का सौदा तय था, 1,500 देकर बाकी पैसा बाद में देने की बात हुई। उसके बाद चक्कर काटने पड़े। हर बार घर पर नहीं है कहकर चौकीदार गेट से ही भगा देता। बाद में चंद पैसों के लिए वे केंद्रीय हिंदी निदेशालय में हिंदी के कार्यक्रमों से जुड़े। इस दौरान वे गोवा, केरल, औरंगाबाद, चेन्नई, सिक्किम की यात्राओं पर भी गए और जीवन भर उन्होंने साहित्य की सेवा की। कुल मिलाकर उन्होंने 4 उपन्यास लिखे हैं, यानी लेखक ने 4 उपन्यास लिखे हैं और 300 कहानियाँ लिखी है। जो इस कथानक से हमें पता लगता है, इस उपन्यास का ही ये एक भाग है जहाँ पर वे बताते हैं कि उन्होंने 4 उपन्यास और 300 कहानियाँ लिखी है।
हालांकि ये सेवा कभी मन के सुख के लिए तो कभी मजबूरी में उन्होंने रोजगार के लिए ये काम किया। उन्होंने हिंदी के लिए समर्पित भाव से कार्य किया, फिर भी उनको एक स्थायी आजीविका प्राप्त नहीं हुई। अंत में रोजगार के लिए लेखन का उपयोग से जुड़ी एक घटना हमें और इस कथानक में दिखती है, जब उन्होंने देश के सबसे बड़े ट्रस्टी दालमिया जी के लिए काम किया और उनके साथ भी जब वहाँ से बर्ताव नहीं हुआ, उन्होंने कुछ रचनाएं वहाँ पर लिखी, कुछ पैसे भी कमाए, लेकिन अंत में सही बर्ताव न होने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इस प्रकार लेखक जो वल्लभ डोभाल जी है, उनका चरित्र कैसा था, उनकी जीवन यात्रा कैसी रही, जीवन के कटु अनुभवों से जुड़े उनके किस्से, उनके जीवन की अच्छी बुरी सब आदतें, घटनाएं इस उपन्यास का कथानक है, जिसमें पहाड़ से लेकर हम मैदान तक, अमीर से गरीब तक, साधु संतों से लेकर राजनेता तक हर कोई इस उपन्यास की कथा भूमि में अभिनय करते हुए आपको नजर आते हैं। उपन्यास का अंत भी युगीन परिस्थितियों, निराशा में लेखकीय संतराश के साथ मानवीय जीवन के सार को अभिव्यक्त करते हुए समाप्त होता है। उपन्यास का जो अंतिम उद्धरण है वो क्या है, देखिए। कहते हैं कि सब कुछ यही रह जाता है, आदमी के साथ कुछ नहीं जाता, पर मेरा मानना है कि आदमी से बस कुछ है। सृष्टि रचना के पीछे उसी का हाथ है, दुनिया को संवारने, सुंदर बनाने के सपने उसी के पास है, किंतु समय और साधनों के न मिलने से वह सभी कुछ उसके साथ चला जाता है। आदमी मरता है तो दुनिया भी उसके साथ मर जाती है। तो इस प्रकार ये पूरा उपन्यास हमें देखने को मिलता है, जिसमें पहाड़ से लेकर और मैदान तक और हर व्यक्ति एक विशेष संवेदना के साथ हमें दिखाई देता है। तो ये था कोलाज उपन्यास, जिसके लेखक वल्लभ डोभाल थे, और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे व्याख्यान से आप इस कथानक को समझ गए होंगे। तो आगे मिलते हैं एक नए व्याख्यान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।